गाँव जनूबी वज़ीरिस्तान हमरंग है। आज़ाद वीज़ा मुश्किल है, सालन अपना बनाते हैं और चाय वगैरह ये भी अपना बनाते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो अगर आदमी अपनी तनख्वाह मांगे तो वो उल्टा आदमी को यानी कि मुश्किलात में फंसा देते हैं कि उस हिसाब से फिर 1,20,000, 1,25,000, 30 तक आदमी बना सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायरी पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने लगा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि अभी अभी दुबई से वापस आई है। वो दुबई में क्या काम करते हैं और दुबई में कितना कमाते हैं। जो दोस्त दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि दुबई जाके बंदा क्या करता है और कितना कमाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई दोस्तों, मेरा नाम है अनवर खान वज़ीर। डेरा इस्माइल खान तहसील पाटपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा आबाई गाँव जनूबी वज़ीरिस्तान हमरंग है। जावेद भाई, मैं 2016 से 2022 तक कतर में रहा हूँ। अभी भी मेरा वीज़ा है। तो कतर में जब मैं पहली मरतबा गया तो वहाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई थे। तो जिस आदमी का पहले से कोई आदमी मौजूद हो, अपना रिश्तेदार मौजूद हो, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर कोई आदमी परदेश जाता है, वहाँ पे कोई उसका अपना आदमी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो फिर उसके लिए थोड़े मुश्किलात होते हैं। जावेद भाई, कतर के मुख्तलिफ़ वीज़े हैं। कतर का जो आज़ाद वीज़ा है वो ज़रा मुश्किल है। वो भी 3 किस्म में आता है। एक वो वीज़ा है जिस पे सिर्फ़ छोटे गाड़ी का लाइसेंस लिया जाता है। दूसरा वो वीज़ा है जिस पे बड़े गाड़ी का लाइसेंस लिया जाता है। और तीसरा वो वीज़ा है जिस पे सिर्फ़ यानी कि जो रोड पे नहीं चल सकती, पहाड़ों में चल सकती है, उस मशीनरी का वीज़ा है जिसमें क्रेन, एक्सवेटर वगैरह वगैरह शामिल है। तो उसमें यह है कि आज़ाद वीज़ा मुश्किल है। बाकी जो कोई घर में काम करना चाहता है वो वीज़ा फिर आसान है, लेकिन उसकी तनख्वाह के हिसाब से और हमारे लोग उसमें नहीं रह सकते। पाकिस्तानी लोग अक्सर उसमें वीज़े में यानी बंगाली लोग काम करते हैं या इंडियन लोग काम करते हैं। बाकी जो कंपनी का वीज़ा है वो आसान है, लेकिन हमारे लोग उसमें तंग आ जाते हैं क्योंकि उसके में सैलरी का मसला होता है, यानी तनख्वाह का मसला होता है। और अक्सर जो कतर का आज़ाद वीज़ा है ये अच्छा वीज़ा है, लेकिन ये मुश्किल में इसलिए है कि ये महंगा पड़ जाता है वीज़ा। वहाँ पे ये है कि अगर आदमी पहले जाता है तो उसके वीज़े को देखा जाता है। अगर उसका लेबर वीज़ा है तो फिर वो काम कर सकता है, छपरे से काम कर सकता है, यानी स्टैंड से। जिस तरह हमारा ये कुर्जाई स्टैंड है या डे खान में या पाटपुर में अड्डा होता है, उस अड्डे पे मज़दूरों के लिए एक स्टैंड बना हुआ होता है। उस स्टैंड पे लोग काम करते हैं। सुबह जाते हैं तो वहाँ पे अरब लोग, शेख लोग जो है ना, वो काम वाले आ जाते हैं, फिर उसको ले जाते हैं। जिस तरह ये बाग की मजदूरी होती है, खजूर की, या किसी का सीमेंट का काम है, मिट्टी का काम है, कोई भी काम है तो वो तो मिल जाता है। लेकिन अगर आदमी का वहाँ पे कोई पहले से अपना आदमी मौजूद नहीं है, कोई दोस्त रिश्तेदार मौजूद नहीं है, फिर उसके लिए काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। देमिज मलगराई जावेद भाई दिदग चैनल डेयरी पाकिस्तान दर सर सब्सक्राइब कई और फॉलो ये कई पदा बंदे डायरेक्ट सली वीडियो द्रिमी और दे इलाकी वीडियो द्रिमी और इंशाल्लाह चतु से ख्वाहिशी और मख्ता द वीडियो दर सर शेयर कई और लाइक ये कई। और रिहाइश का तो वहाँ पे ये है कि हम अपने कमरे में, अपने रूम में 8 आदमी है। तो हमारे 8 आदमियों की ये हिसाब है कि वहाँ पे हम अपना सालन अपना बनाते हैं और चाय वगैरह ये भी अपना बनाते हैं। और रोटी जो है वो होटल वाले से लेते हैं, तंदूर वाले से। बाकी महीने का हिसाब करते हैं। हर आदमी महीने के हिसाब से, किसी का 300 आ जाता है, किसी का 200 आ जाता है। तो सुबह का जो खाना है वो अक्सर जो है ना ड्यूटी में आता है, तो किसी होटल पे खा लिया या सुबह साथ लेके गया, तो अक्सर ये है कि वहाँ पे ठंडा खाना भी खाना पड़ता है। क्योंकि सुबह आदमी अपने साथ सालन ले जाता है और एक रोटी, तो फिर वो मजदूरी के टाइम यानी दिन को खाया जाता है वही खाना, तो ठंडा हो जाता है अक्सर। ये भी मुश्किलात है परदेश के। बाकी जो रात का खाना है वो अपने रूम पे खाते सब एक मिल कर, यानी कि तो ये है कि पहले जब आदमी जाता है तो वहाँ तो उसको 1 महीने के अंदर
या 2 महीने के अंदर उसका जो है ना वीज़ा लग जाता है, फिर उसको आईडी कार्ड मिल जाता है, शनाख्ती कार्ड जिस मुल्क का, यानी कि जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड है वहाँ का वो आईडी कार्ड मिल जाता है। तो जब उसको आईडी कार्ड मिल जाता है, फिर अगर उसका वीज़ा ड्राइवरी का है तो उसको कफ़ील एक पेपर देता है। उस पेपर के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस जो यानी कि स्कूल होते हैं उसमें जाता है। वहाँ उस स्कूल में जाके फिर वो दाखला लेता है। फिर सबसे पहले उसको जो है ना रोड सिग्नल सिखाए जाते हैं, तालीम दी जाती है। फिर जब वो सीख जाता है सिग्नल, फिर 15 दिन के बाद उसका जो है ना वो टेस्ट लिया जाता है। फिर उस टेस्ट के बाद सिग्नल पास कर लेता है तो उसकी तालीम शुरू हो जाती है, यानी वो उसको गाड़ी सिखाई जाती है। फिर जब वो गाड़ी सीखना शुरू हो जाता है तो कम से कम 1-1.5 महीना उसको लग जाता है। फिर उससे टेस्ट लिया जाता है, तो अगर टेस्ट में वो कामयाब आया तो फिर उसको लाइसेंस दिया जाता है, और अगर टेस्ट में वो नाकाम हुआ तो फिर उसको दूसरी ट्राई दी जाती है। मजदूरी तो जावेद भाई वहाँ की बहुत सख्त है, क्योंकि एक तो अभी ख़ासकर जो अभी गर्मी आने वाली है तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सख्त है मजदूरी। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो मट्टी है वही बहुत सख्त है। यहाँ नहीं कि अगर यहाँ से कोई कड़ा मारना शुरू कर दिया तो यहाँ से लेकर एक आदमी ने जो है ना 50 फुट 30 फुट कड़ा मार लिया। नहीं, वहाँ का जो ज़मीन है बहुत सख्त है और वहाँ के काम बहुत मुश्किल हैं। तो अगर कोई आदमी ड्राइवरी नहीं कर सकता, उसके पास तालीम हो, जिसके पास तालीम हो तो फिर वो आदमी अच्छा रह जाता है, उसको सिक्योरिटी में मिल जाती है। या फिर अगर किसी के पास सेफ्टी के जो है ना वो डिग्रियां हों तो उसमें अच्छी तनख्वाह मिल जाती हैं। या किसी के पास जो है ना वो कोई दूसरे तालीम का, जिसके पास कोई हुनर हो, अगर लाइसेंस नहीं ले सकता, उसके पास हुनर नहीं है, तो फिर वो आदमी बहुत मुश्किल में फंस जाता है। वहाँ के हमारे जो अक्सर पाकिस्तानी है वो तो अपने आज़ाद वीज़े से काम करते हैं, जो अक्सर अपने पाकिस्तानियों के साथ काम करते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ काम में ये सहूलत होता है कि पाकिस्तानी के साथ, मसलन अपने पठान के साथ या अपने बलोच भाई के साथ, किसी के भी साथ भी आदमी काम करता है तो उसमें यह आसानी है कि आदमी नहीं डरता कि ये मुझे तनख्वाह नहीं देगा। तो अगर किसी अरबी के साथ है तो अक्सर ऐसे अरबी है कि वो अच्छे आदमी हैं, माशाल्लाह नेक लोग होते हैं, तनख्वाह टाइम पे दे देते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो अगर आदमी अपनी तनख्वाह मांगे तो वो उल्टा आदमी को यानी कि मुश्किलात में फंसा देते हैं कि आपने क्यों तनख्वाह मांगी और क्यों मुझे तकलीफ़ दी। अगर आदमी वहाँ पे जाए तो सबसे पहले बात तो ये कि नसीब आदमी का अच्छा हो। परदेश तो परदेश है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हिफाजत दे परदेश से। तो अगर कोई जाता भी है मजबूरी की वजह से तो वहाँ पे ये है कि आदमी पहले जाता है तो अगर उसको काम अच्छा मिला तो कम से कम 100 रियाल दिन का कमा लेता है। तो 100 रियाल के हिसाब से फिर 3000 महीना बन जाता है। 3000 से अभी 1 रियाल 2 कम 50 में, तो उस हिसाब से फिर 1,20,000 1,25,000 30 तक आदमी बना सकता है। नया बंदा अगर उसको किसी यानी कि जैसे वो जाए तो उसको काम मिल गया तो इसमें नए पुराने की कोई बात नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नया आदमी होता है, उसको काम मिल जाता है तो फिर वो पूरे साल तक 1.5 साल तक वो काम कर लेता है। फिर अगर पुराना आदमी भी हो, अगर उसको काम न मिले, चांस न मिले तो 2 महीने 3-3 महीने रूम में बैठे रहते हैं लोग। मेरा तो जावेद भाई इस दफ़ा अपनी गाड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया तो अपनी गाड़ी ख़रीदी थी। जब वापसी आ रहा था तो गाड़ी इस नियत पे बेच दी कि दोबारा कतर नहीं आऊँगा। हालांकि हमारा जो है ना वहाँ पे रहना सहना सब कुछ सही था, लेकिन मेरा इरादा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई काम शुरू करूँगा, कोई कारोबार शुरू करूँगा, दोबारा नहीं जाऊँगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी ढीले हैं और महंगाई भी ज़्यादा है तो इसकी वजह से अब इरादा है कि ईद गुजार के इंशाल्लाह वापस जाऊँगा। मेरा तो 6-7 साल तजर्बे के मुताबिक मेरा तो ये है कि सबसे पहले वो कोशिश करे कि यहाँ तालीम हासिल करे, और अगर तालीम से उम्र गुज़र गई हो तो फिर कोई यानी कि हुनर सीख ले। जिस तरह मैकेनिकल का काम है या इलेक्ट्रिशियन का काम है या प्लम्बर का काम है, कोई भी बिजली का काम है, कोई भी ऐसा काम हुनर सीख ले कि जिस मुल्क में आदमी जाए अगर उसके पास हुनर हो तो वो कामयाब है। क्योंकि मेरे तजर्बे के मुताबिक तालीम के बाद हुनर है। अगर हुनर नहीं है उसके पास तो वहाँ हाथ पाँव की मजदूरी करेगा जिससे उसका 30-40 हज़ार पाकिस्तानी बनेगा। तो 30-40 हज़ार पाकिस्तानी से आदमी परदेश भी जाए, अपने माँ बाप को भी छोड़े, बीवी बच्चों को भी छोड़े, बहन भाई को भी छोड़े, और वहाँ 30-40 हज़ार के लिए
اپنے آپ کو پردیس میں ڈال دے، تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی ادھر 20-25 ہزار کمائے۔ 3,000 ریال اس کی، یہ اگر اس کی پکی ڈیوٹی ہو، مل جائے اس کو، یا مثلا جیسے ہم نے لائسنس لے لیا تو ابھی میں جیسے جاؤں گا تو 10 دن 15 دن بیٹھ جاؤں گا روم پہ، پھر فوراً مجھے ڈیوٹی مل جائے گی، کیونکہ میرے پاس وہاں کا ہیوی لائسنس ہے، تو ہیوی لائسنس والوں کو فوراً ڈیوٹی مل جاتی ہے۔ 500 ریال جو ہے نا وہ روم کا اور کھانے کا آ جاتا ہے، باقی جو ہے اس میں ٹیلی فون کا خرچہ، یا عام جس طرح کوئی کسی دوست کو، یعنی کہ دوست کے اوپر خرچہ کیا یا باہر گیا گھومنے کے لیے، تو پھر پورا ملا کے کم از کم 800-900 ریال تک خرچہ آ جاتا ہے ایک آدمی کا۔ 3,000 سیلری ہو تو اس میں 2,200-2,300 ریال کا بچت مہینے میں آ جاتا ہے۔ دبئی کا جو ویزا ہے اس میں تو آسانی ہے، اس کا ٹکٹ دبئی کا جو ہے نا تھوڑی قیمت سے آ جاتا ہے۔ تو قطر کا جو ہے، قطر میں زیادہ مشکلات ہیں، اس کا آزاد ویزا جو ہے نا کم از کم 9 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ تک بھی پہنچ جاتا ہے آزاد ویزا۔ دبئی کا 4 لاکھ 4.5 لاکھ 5 لاکھ تک ہو جاتا ہے۔ پیسے قطر میں زیادہ چانسز اس لیے کہ قطر میں جو ہے نا وہ کام نئے شروع ہے، اور قطر کی آبادی چھوٹی سی ہے۔ قطر کا جو پورا یعنی کہ آبادی ہے، ایک ہمارے پشاور ضلع جو ہے اس کے مطابق کر دے، پورا ملک ہے، کنٹری ہے، لیکن ابھی جو اس میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاری آ رہی ہے، فٹ بال کی، فیفا کپ کی، تو اس کے لیے جو ہے نا بہت تیزی سے کام جا رہے ہیں۔ زیادہ کوشش پٹھان لوگ کرتے ہیں کہ ہم قطر چلے جائیں دبئی کے بجائے۔ امید ہے کہ انور بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ قطر یا دبئی جانا ہے تو لازمی جائیے، لیکن ایک بات ذہن میں لازمی رکھ کے جائیے کہ پردیس تو پردیس ہوتا ہے، وہاں مزدوری مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی، آپ کی قسمت ہوئی تو کام آپ کو اچھا بھی مل سکتا ہے، مزدوری کرنی پڑی، اور گھر میں سے آپ جب جائیں گے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ 5-6 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کسی کے گھر تو ایسے پڑے نہیں ہوتے۔ جب بندہ کوئی چیز بیچتا ہے یا پیسے کسی طرح ارینج کرتا ہے، زمین بیچتا ہے یا مال مویشی بیچتا ہے اور دبئی کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے، اور کام وہاں پہ سخت بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں لازمی رکھ کے جائیں، کیونکہ پیسہ زیادہ ہے بنسبت یہاں کے، لیکن سختی بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ پردیس اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے چھوڑتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی تو دینی پڑتی ہے پھر۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہیں پہ بھی بہت اچھے کاروبار ہیں، آپ یہیں پہ کر لیں، اور انسان یہاں پہ بھی اپنا کیریئر بنا سکتا ہے بنسبت وہاں جانے کے اور دھکے کھانے کے۔ میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہیں پہ 10 لاکھ میں بہت ہی اچھا کاروبار ہو سکتا ہے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت یوزفل ثابت ہوگی۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈائری پاکستان کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا تاکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے۔ اور انور بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام دیا ہے کہ کسی تک کسی کی آواز پہنچانا، اور اکثر لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم دبئی چلے جائیں، وہاں سے اپنی تیاری کر لیں، پھر یہاں پاکستان میں کاروبار شروع کر لیں گے۔ ہر آدمی کی یہی امید ہوتی ہے کہ میں دبئی جاؤں، پھر وہاں سے 20-25 لاکھ کما کے اپنا کاروبار شروع کروں، لیکن اس سے پہلے یہ سوچے کہ وہاں میں سیٹ ہو سکتا ہوں اور نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ہی رشتہ دار تھے، یہاں سے 20-25 لاکھ روپیہ لگا کے وہاں گئے، پھر وہاں کے لائسنس لیے، پھر تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اس حکومت نے اس کو کینسل کر دیا، یعنی کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اس کا ویزا بھی ختم ہو گیا، وہ پیسوں کا نقصان بھی ہو گیا۔ اور اپنے ملک میں کاروبار کرے اور تھوڑا سا کاروبار کر کے اپنی پہچان بنائے۔ وہاں پہ کوئی کسی آدمی کا پہچان نہیں، یعنی کوئی نہیں پہچانتا۔ اگر آپ کے پاس کروڑ ہے تو عربی کے پاس 10 کروڑ ہے، اگر آپ کے پاس 10 کروڑ ہے تو عربی کے پاس 100 کروڑ ہے۔ تو اس لیے یہاں اپنے ملک میں پہچان بنائے اور اپنے ملک میں کمائے، اپنے ملک کو ترقی دے، اور تھوڑے سے کاروبار سے سٹارٹ کرے، اور مشورہ لے، جہاں بھی جانا ہو تو دوستوں سے مشورہ لے، مشورے کے بغیر کہیں بھی نہ جائیے، کیونکہ آدمی پھنس جاتا ہے اور مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہماری ملاقات اس نسبت سے کی۔